ॐ गं गणपतये नमः। गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्न साइंस विथ मैथ में। आज हम साइंस चैप्टर 2 क्लास 7th की साइंस चैप्टर 2 प्राणियों में पोषण के सभी प्रश्न उत्तर यहाँ पे हल करेंगे या आपको समझाऊंगी। आप सभी भैया बहन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और आइए हम चलते हैं अपने अभ्यास के प्रश्न उत्तर की ओर। प्रश्न नंबर 1, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर, मानव पाचन के मुख्य चरण कौन कौन से हैं। तो इसमें जब मानव के पाचन की क्रिया होती है तो उस समय कौन कौन सी चरण आते हैं। तो पहला होता है हमारा अंतर्ग्रहण, यानी हम भोजन को ग्रहण करते हैं। फिर पाचन, यानी भोजन हमारा पचता है। फिर भोजन का पाचन होता है। फिर अवशोषण होता है। उसके बाद स्वांगीकरण की क्रिया होती है और सबसे अंत में निष्कासन की क्रिया होती है। अर्थात हमारे भोजन का जो पाचन है वह मुख्यतः 5 चरणों में पूर्ण होता है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। ख नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। फिर ग नंबर, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और किस रस का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक के साथ अमाशय में पाचक रस भी निकलता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। घ नंबर, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान जो अनेक प्रावर्ध होते हैं क्या कहलाते हैं। तो वो दीर्घरोम या रसांकुर कहलाते हैं। फिर 4 नंबर, अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है। यानी अमीबा जो है अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है। तो अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। आइए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। अर्थात जो सत्य है उसमें सही का और जो असत्य है उसमें गलत का निशान लगाना है, लिखना है। तो का नंबर, मंड का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। तो क्या मंड का पाचन दूसरा, जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। तो जीभ जो है लाला ग्रंथि से निकलने वाले लार को भोजन से मिलाने में सहायता करती है। तो यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। फिर गा नंबर, पित्ताशय में रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। तो ये भी क्या है, सत्य है। फिर रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते हैं। तो ये भी क्या है, सत्य है। और ऐसी क्रियाएं कौन कर सकता है, रूमिनेंट, अर्थात जुगाली करने वाले जानवर। जो जानवर जुगाली करते हैं तो वो पहले तो भोजन को जल्दी जल्दी खा लेते हैं और फिर उसको ले जाके उनके शरीर में एक स्थान होता है, वहाँ उसको जमा करते हैं। फिर जब ये फुर्सत से बैठते हैं तो उस भोजन को पुनः मुंह में लाते हैं और धीरे धीरे उसको चबाते हैं, यानी जुगाली करते हैं। और इस तरह से इसे हम ऐसे जानवरों को क्या बोलते हैं, रूमिनेंट या जुगाली करने वाले जानवर। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। अर्थात ये कुछ हमें प्रश्न दिए गए हैं, उनके 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें जो सही होगा उसमें हमें टिक लगाना है। तो पहला का नंबर, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह क्या कहलाता है। तो वसा का पाचन पूर्ण रूपेण क्षुद्रांत में होता है, अर्थात छोटी आंत में। ख नंबर, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह क्या होता है, बृहदांत, अर्थात बड़ी आंत। ख नंबर का उत्तर बृहदांत। प्रश्न नंबर 4, कॉलम ए से हमें जो कथन दिए गए हैं उन्हें कॉलम बी में मिलाना है, अर्थात जो सही होगा उसमें हमको ले जाके मिलाना है। तो प्रश्न नंबर 4 का
पहला है खाद्य घटक। तो खाद्य घटक कहाँ हमारा मिलेगा? पाचन में वसा, अम्ल, शर्करा, एमिनो अम्ल। तो खाद्य घटक क्या है? पाचन के प्रमुख उत्पाद होते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? यह शर्करा होता है। फिर प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन एमिनो अम्ल होते हैं। वसा क्या है? वसा, अम्ल एवं ग्लिसरॉल। ये इस तरह से ऐसे हम जोड़ी मिला देंगे। फिर आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5, दीर्घरोम क्या है? वह कहाँ पाए जाते हैं तथा उनके कार्य क्या हैं? तो दीर्घरोम क्या है? ये क्षुद्रांत या छोटी आंत जो होती है उसमें उंगली के समान छोटे छोटे संरचनाएं होती हैं, जिन्हें ही हम क्या कहते हैं? दीर्घरोम कहते हैं। और ये दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं? क्षुद्रांत में, अर्थात छोटी आंत में। और इनका कार्य क्या होता है? यह जब भोजन हमारा पचने के लिए छोटी आंत में आता है तो उससे जो भी पाचक पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण करते हैं। अब प्रश्न नंबर 6, पित्त कहाँ निर्मित होता है और यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो पित्त कहाँ निर्मित होता है और यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो उत्तर है इसका उत्तर है पित्त का निर्माण यकृत में होता है और इसका संग्रहण पित्ताशय में किया जाता है। और यह जो पित्त है यह वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है। अर्थात पित्त का निर्माण यकृत में होता है और यह वसा के पाचन में मदद करता है। और यह वसा के जो बड़े बड़े कण होते हैं उन्हें छोटे छोटे कणों में बदलने का या तोड़ने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 7, उस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए जिससे जुगाली करने वाले तो पचा सकते हैं किंतु मनुष्य नहीं, और ऐसा क्यों होता है यह भी हमें बताना है। तो इसका उत्तर होता है कि सेलुलोज जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसे जुगाली करने वाले जानवर जो हैं पचा सकते हैं, लेकिन मनुष्य इसे नहीं पचा सकता है। तो क्योंकि जो रूमिनेंट होते हैं या जुगाली करने वाले जानवर होते हैं उनके पाचन अंगों में ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो इन्हें पचा सकते हैं, किंतु ऐसे जीवाणुओं की हमारे शरीर में या मनुष्य के शरीर में कमी होती है, इसलिए वो इस कार्बोहाइड्रेट को नहीं पचा सकते हैं। अर्थात सेल्यूलोज को मानव नहीं पचा सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? अर्थात ऐसा क्यों होता है कि हम जब ग्लूकोज खाते हैं तो हमें तुरंत एनर्जी प्राप्त होती है या ऊर्जा प्राप्त होती है? तो क्योंकि ग्लूकोज जो है यह शर्करा का बहुत ही सरल रूप होता है जिसे पाचित करना बहुत आसान होता है, और जब यह जल्दी पच जाता है इसलिए जीवों को तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है और यह तुरंत अवशोषित भी हो जाता है। इसी वजह से ग्लूकोज से हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है, और हम जब हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है तो हम ग्लूकोज का सेवन करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं संपादन होता है? अर्थात जैसे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो यह भोजन का अवशोषण छोटी आंत या क्षुद्रांत में होता है। दूसरा नंबर, भोजन को चबाना कहाँ होता है? तो भोजन को हम कहाँ चबाते हैं? मुख के द्वारा चबाते हैं। फिर जीवाणुओं की हत्या, अर्थात कोई भी जीवाणु, बाहरी जीवाणु जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, अगर भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर गए हैं तो इनकी हत्या कहाँ की जाती है? अर्थात इन्हें नष्ट कहाँ किया जाता है? तो यह बाहरी जीवाणु को नष्ट करने का काम कहाँ होता है? आमाशय में होता है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत या क्षुद्रांत में होता है। फिर मल का निर्माण किस अंग में होता है आहार नाल के? तो मल का निर्माण जो है यह मलाशय में होता है। प्रश्न नंबर 10, अमीबा और मनुष्य के पोषण में एक समानता और एक अंतर बताइए। तो इसका उत्तर है कि अमीबा और मनुष्य दोनों ही होलोजोइक प्रकार के पोषण का पालन करते हैं, अर्थात दोनों ही कैसे होते हैं? विषमपोषी होते हैं। और अंतर क्या है कि
इनमें मुख्य अंतर यह होता है कि मनुष्य मुख्य गुहा द्वारा भोजन ग्रहण करता है और अमीबा जो है इसमें छोटे छोटे स्यूडोपोडिया द्वारा यह अपने भोजन ग्रहण करता है। इसको हम इस प्रकार से भी कहते हैं कि ये दोनों ही विषम पोषी पोषण करते हैं, अर्थात मनुष्य और अमीबा दोनों ही विषम पोषी पोषण करते हैं, क्योंकि दोनों में ये सभी क्रियाएं होती हैं, जैसे खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करना और ऊर्जा मुक्त हो, जिससे इन क्रियाओं द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है, जैसे भोजन को अंतर्ग्रहण करना, पाचन करना, अवशोषण करना, स्वांगीकरण करना और निष्कासन करना, ये सभी दोनों में होता है। परंतु मानव और अमीबा के पोषण में अंतर यह होता है कि अमीबा पाचन क्रिया जो है इसकी बहुत सरल होती है और मनुष्य की पाचन क्रिया जटिल होती है। प्रश्न नंबर 11 कॉलम 1, तो इसका उत्तर क्या होगा? लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि क्या करती है? लार स्त्राव करती है, यानी लार ग्रंथि से लार निकलता है। पेट में एसिड रिलीज होता है। फिर जिगर में क्या होता है? पित्त रस का स्त्राव होता है। मलाशय में क्या होता है? जो अपचित भोजन होता है वहाँ इसका भंडारण होता है। छोटी आंत में क्या होता है? छोटी आंत में पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है। और बड़ी आंत में क्या होता है? कौन सी क्रिया होती है? यहाँ पानी का अवशोषण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, जो ये पाचन तंत्र का चित्र दिया हुआ है इसे नामांकित करना है। तो ये इस प्रकार से इसे नामांकित किया गया है। पित्ताशय, अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत या इसी को क्षुद्रांत कहते हैं, बड़ी आंत या इसी को बृहदांत कहते हैं, और मलाशय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, क्या हम केवल कच्ची पत्तेदार सब्जियों को या घास पर ही जीवित रह सकते हैं? चर्चा करें। हमें चर्चा करना है इस विषय पे कि क्या केवल हम हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियों को और घास को खाकर जीवित रह सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। हम केवल कच्ची पत्तेदार सब्जियों पर ही जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि उनमें मुख्य रूप से सेलुलोज होता है और सेलुलोज को पचाने के लिए हमारे शरीर में वो जीवाणु उपस्थित नहीं है और न ही वो एंजाइम उपस्थित है। इसलिए हम केवल कच्ची पत्तेदार सब्जियों को तो हम केवल कच्ची पत्तेदार सब्जियों और घास को ही खाकर जीवित नहीं रह सकते हैं। इस तरह से हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। बच्चों इस वीडियो को देखें और देखकर नोटबुक में नोट करें और जितना हो सके इसे शेयर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।